और आकार अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आता है, बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना इस अपवाद को, कि जब भी दूसरे आवर्त से तीसरे में जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उसकी बात करते हैं। जय हिंद भविष्य के डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान के इस अनोखे प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। आज हमारा विषय है इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखिए होता क्या है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत। देखिए होता क्या है, कुछ परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत इतनी ज्यादा होती है कि वो खुशी से इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा ऊर्जा लुटाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पाके उल्टा क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हमें यहां पे यही समझना है कि कौन खुश हो जाता है, कौन दुखी हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। जैसे हमने यहां पे ये कोई विलगित गैसीय परमाणु ले लिया। होता क्या है, जब हम विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, सामान्यतः ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इस अभिक्रिया में जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण लिया, हमने यहां पे क्या लिया है ना, Cl को ले लिया है ना गैसीय अवस्था में। जब हम इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो यहां पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है हमारी, 348 किलो जूल प्रति मोल। और अगर हम इसी को यहां पर क्या लिख दें, एंथैल्पी परिवर्तन के उसमें लिख दें। अगर एंथैल्पी परिवर्तन अगर हम लिखें तो यहां अगर प्लस लिखा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिए कि होता क्या है, सामान्यतः जब हम पहले इलेक्ट्रॉन का योग करते हैं तो सामान्यतः पहले इलेक्ट्रॉन का योग जो है वो कैसा होता है ना, हमारा ऊष्माक्षेपी होता है। जैसे यहां पर हम आपको दिखा भी रहे, हमने मान लिया यहां पे ये ले लिया विलगित है ना, ऑक्सीजन को हमने यहां पर ले लिया और इसमें हम पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। तो जब किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में हमने कहा पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो सामान्यतः उसमें ऊर्जा क्या होती है, हमारी उत्सर्जित होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन का जो योग है वो सामान्यतः कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। लेकिन अगर हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन के योग की बात करें, जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना जोड़ते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ऋण आवेश और ये हमारा जो ऋणायन है इसके ऊपर भी ऋण आवेश। और आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। अगर हमें इसको जोड़ना है तो यहां पे ऊर्जा क्या करना पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगी। इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी नहीं, कैसा होगा, ऊष्माशोषी। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन का जो योग है वो सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होता है, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन का योग चाहे वो ऋणायन में किया जाए चाहे उदासीन गैसीय परमाणु में किया जाए वो सदैव ही कैसा होगा, हमारा ऊष्माशोषी होता है। इसीलिए हमसे क्या होता है कि एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऊष्माशोषी होगा। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि कोई भी बहुसंयोजी ऋणायन होगा, बहुसंयोजी ऋणायन मतलब जिसके ऊपर एक से ज्यादा ऋणावेश होगा, जैसे N3- H2-, तो जितने भी बहुसंयोजी आयन होते हैं इनका निर्माण सदैव कैसा होता है, हमारा ऊष्माशोषी होता है। तो जैसे यहां पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो हमारे है ना प्रभावित करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता को। तो इसमें सबसे पहला कारक आता है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड इफेक्टिव। होता क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण। और हमें इलेक्ट्रॉन को किस में जोड़ना है, बाह्यतम कोश में। तो नाभिक का जितना ज्यादा उसके ऊपर आकर्षण होगा उतनी आसानी से जुड़ेगा। आकर्षण ज्यादा होगा तो उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होगी, उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसी में दूसरा कारक क्या आता है, आकार। अगर आकार अगर बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और हम इलेक्ट्रॉन को कहां पर जोड़ रहे हैं, बाह्यतम कोश में। और अगर आकार हमने कहा बढ़ गया तो इसका मतलब है कि नाभिक का बाह्यतम कोश पे आकर्षण क्या हुआ, घट गया। आकर्षण घट जाएगा तो उत्सर्जित ऊर्जा भी घट जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घट जाएगी। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार के क्या होती है, हमारी व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में अगर हम दूसरे आवर्त से कौन से आवर्त पे जाएं, तीसरे, तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और आकार अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आता है, बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना इस अपवाद को, कि जब भी दूसरे आवर्त से तीसरे में जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उसकी बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर को ले लिया। ऑक्सीजन में हम देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जोड़ा जा रहा है, हमारा 2p के अंदर, जबकि सल्फर में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जोड़ा जा रहा है, हमारा 3p के अंदर। और 2p का आकार कैसा है, छोटा है, क्योंकि आकार छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा है, ज्यादा है।
और इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज्यादा है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान नहीं है। लेकिन यहां पे देखो 3p का आकार कैसा है, बड़ा है, आकार बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर कम है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। कम होगा इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना यहां पर आसान है। इसीलिए तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे ज्यादा होती है, हमारी द्वितीय आवर्त के तत्वों से। तो जैसे हमने ये पूरा पी ब्लॉक यहां पे दिखा दिया है ना, समूह 13, 14, 15, 16, 17 सब में हम देखो तीसरे आवर्त के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे ज्यादा होती है, हमारी द्वितीय आवर्त के तत्वों से। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें है ना अगले कारक की, तो अगला कारक आता है भेदन प्रभाव। भेदन प्रभाव का मतलब होता है नाभिक के प्रति आकर्षण। आपको पता है नाभिक के सबसे समीप क्या होता है, एस होता है, फिर क्या आता है पी, फिर डी, फिर एफ। क्योंकि नाभिक के सबसे पास एस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एस में जोड़ना ज्यादा आसान है, किसकी तुलना में, पी या डी की तुलना में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की जैसे अगर हम बात करें तो NS1 विन्यास की इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे ज्यादा होती है, NP1 से। इसी में चौथा कारक आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है अर्ध भरे और पूर्ण भरे विन्यास कैसे विन्यास होते हैं, स्थायी होते हैं। और जो स्थायी है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां पर जैसे अगर हम NP2 और NP3 में बात करें, P2 अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैसा होगा, स्थायी हो जाएगा। लेकिन अगर P3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये स्थायी से अस्थायी हो जाएगा। इसीलिए कौन से विन्यास की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, NP2 की किससे ज्यादा होती है, NP3 से। इसी में यहां पर हम तीन है ना आपको इंपॉर्टेंट उदाहरण दिखा रहे हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम आपको हमेशा है ना याद भी रखना है। जैसे आप देखिए हमने एक चीज आपको बोली कि प्रथम इलेक्ट्रॉन का योग उदासीन है ना गैसीय परमाणु में सामान्यतः कैसा होता है, हमारा ऊष्माक्षेपी होता है। लेकिन ये जो हम उदाहरण दिखा रहे हैं इनमें ऊष्माक्षेपी नहीं, इनमें प्रथम इलेक्ट्रॉन का योग कैसा है, ऊष्माशोषी। और जहां प्रथम इलेक्ट्रॉन का योग ऊष्माशोषी होता है वहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग कितनी होती है, हमारी शून्य होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल भी चाहत नहीं होती। अब इन तीनों में जैसे अगर हमें तुलना करना हो तो नियोन में जैसे अगर हम बात करें, आपको पता है कि अक्रिय गैस का बाह्यतम कोष पूर्ण भरा होता है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो दूसरा कोष तो पूर्ण हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ना है तो कौन से कोष में जोड़ना पड़ेगा, तीसरे कोष में। तो यहां पर हमें पूरा का पूरा कोष जोड़ना है और पूरा का पूरा कोष जोड़ना है, इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगी। इसीलिए देखो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि सबसे ज्यादा धनात्मक है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे है ना क्षारीय मृदा की, क्षारीय मृदा में केवल किस किस की बात होगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम, है ना, बाकी कोई नहीं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में अगर हम यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉन का योग करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है देखो है ना 2s तो भरा हुआ है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p। यहां पूरा का पूरा कोष बढ़ाना था, यहां केवल उपकोष बढ़ाना है। यानी उपकोष जो है वो है ना किसकी तुलना में बढ़ाना आसान होगा, कोष की तुलना में। इसीलिए ऊर्जा तो यहां भी लगाना पड़ेगी लेकिन यहां पे थोड़ी सी कम ऊर्जा लगाना पड़ेगी। अगर हम नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो नाइट्रोजन परिवार में केवल और केवल नाइट्रोजन है जिसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन का योग कैसा होता है, हमारा है ना यहां पर ऊष्माशोषी होता है। जैसे नाइट्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन का योग करें तो इसमें क्या है, उसी कोष में जोड़ना है, उसी उपकोष में जोड़ना है। बस ये है कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। तो ऊर्जा तो यहां पर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो तीनों का आपने देखा, तीनों के हमने डेल्टा एच के मान आपको दिखाए हैं। सबसे ज्यादा धनात्मक किस में है, अक्रिय गैस। जितना ज्यादा धनात्मक इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत उतनी कम, जितना कम धनात्मक उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत उतनी ज्यादा। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत किसकी होगी, नाइट्रोजन की, फिर बेरिलियम की, फिर नियोन की। तो ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि हमें तुलना करना पड़ेगी आवर्त में, तो ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। ठीक है, इसी में आखिरी कारक आता है हमारा क्या, अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए या एक ही तत्व के आयन आ जाए, इनमें हमेशा आंसर किससे देखा जाता है, आवेश से देखा जाता है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो धन आवेश के क्या होता है, समानुपाती, और ऋण आवेश के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो सीधा आपको देखना है, अगर धन आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, अगर ऋण आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। जैसे ये दो उदाहरण आपके सामने है, यहां पर हमने एक ही तत्व के आयन ले लिए। एक ही तत्व के आयन है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, है ना, धनायन की, फिर उदासीन, फिर ऋणायन की। अगर हमारे पास सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गई तो हमने कहा जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम जैसे सामान्य क्रम अगर देखें आवर्त सारणी में कि बाईं से दाईं तरफ जाएं या समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी या घटेगी। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं। बाईं से दाईं तरफ जाने पर हमेशा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है
और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम बात करें समूह में कहां से कहां जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन बंधुता का आकार से क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। तो ये हमारा सामान्य क्रम है, लेकिन इसमें कई सारे अपवाद भी आते हैं। जैसे देखते हैं क्या आते हैं। हमने मान लिया जैसे पहले द्वितीय आवर्त के तत्व ले लिए, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना करनी हो, पहले जहां जहां भी अपवाद है, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल भी चाहत नहीं होती है, उन पे पहले गोला बना दिया करो। जैसे देखो यहां पर अक्रिय गैस, हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन है, और क्षारीय मृदा में हमने कहा बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो देखो पहले हमने यहाँ पे गोला बना दिया, जिससे ये समझ में आ गया कि इन तीन की तो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है ही नहीं, मतलब इन तीन की तो हमें तुलना ही नहीं करनी है, ठीक है। अब बाकी की तुलना करें। क्या क्रम है, बाईं से दाईं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, यानी सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, कार्बन, फिर आना क्या चाहिए था पहले, बोरॉन, फिर लिथियम। लेकिन अभी हमने आपको बताया भेदन प्रभाव। देखो यहाँ NS1 है, यहाँ NP1 है, किसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान है, S में हमने कहा इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान है, इसीलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत किससे ज्यादा है, बोरॉन। अब बचा क्या, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन। और इसमें हमने कहा था आपको आंसर हमेशा है ना याद रखना है, अक्रिय गैस में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत नहीं होती, सबसे कम चाहत अक्रिय गैस में। तो इन तीनों में हमने दिखा दिया था कि सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन, फिर क्षारीय मृदा धातु, और सबसे एंड में क्या आएगा यहां पर जाके अक्रिय गैस। जैसे भी हमने दूसरे आवर्त को दिखाया, ऐसे ही मान लिया अगर हम तीसरे आवर्त को दिखा दें, तो ये हमने तीसरे आवर्त के तत्व ले लिए। तीसरे आवर्त में देखो किस किस की इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत नहीं है, अक्रिय गैस। नाइट्रोजन परिवार में हमने कहा था केवल नाइट्रोजन, क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो पहले मैग्नीशियम और आर्गन को हमने क्या करा, गोला बना दिया कि इनकी हमें तुलना नहीं करनी है ना, बाकी की तुलना करें। बाईं से दाईं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, हमारी क्लोरीन की, फिर किसकी हो गई, सल्फर की, फिर आना चाहिए था फॉस्फोरस, लेकिन आया पहले क्या, सिलिकॉन। क्यों आया, क्योंकि यहां पे देखो क्या आ रहा है 3p2, यहां पे क्या है 3p3। और हमने क्या बताया, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्थायी हो जाएगा, ये तो पहले से स्थायी है, अगर ये लेगा तो ये स्थायी से अस्थायी हो जाएगा। तो किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, SI की, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो आपको कारक बताए थे, Np2 की हमेशा Np3 से ज्यादा। तो पहले सिलिकॉन आ गया, फिर फॉस्फोरस आ गया, फिर आना चाहिए था एल्युमिनियम, फिर आना चाहिए था सोडियम, लेकिन पहले सोडियम आया। क्यों, फिर से वही भेदन प्रभाव लग जाएगा, NS1 की किससे ज्यादा, Np1 से। तो पहले सोडियम आ गया, फिर एल्युमिनियम। और क्षारीय मृदा धातु और अक्रिय गैस में आपको पता ही अक्रिय गैस सबसे अंत में आएगा, है ना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक कोष जोड़ना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ती है। इसी में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण अगर हम बात करें, जैसे अगर हमने हेलोजन ले लिए, तो आपको एक चीज पता है कि ऊपर समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे आकार क्या होता है, बढ़ता है। और आकार अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। तो क्रम तो यही आना चाहिए, लेकिन ये क्रम हमारा कैसा है, गलत है ना। गलती कहां, क्योंकि हमें पता है दूसरे और तीसरे आवर्त के बीच में क्या है, अपवाद है। और अपवाद है तो किसकी ज्यादा होती है, तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्वों से क्या होती है, ज्यादा। लेकिन सिर्फ कौन से ब्लॉक के लिए, सिर्फ P ब्लॉक के लिए। तो हमें पता है कि क्लोरीन की किससे ज्यादा होगी, फ्लोरीन। तो ये हमारा सही आंसर है। अगर हम ऑक्सीजन परिवार की बात करें, क्योंकि हेलोजन को हमने देखा होता है, तो हम ऑक्सीजन का भी आंसर बिल्कुल वैसे ही दे देते हैं। यहां पर भी पहले हम क्या दे देंगे कि पहले सल्फर फिर ऑक्सीजन आना चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, तो ये हमेशा कहां आएगा, सबसे अंत में आएगा। तो इसका आंसर हेलोजन परिवार से कैसा है, बिल्कुल अलग है। और इसी में कभी कभी एक सवाल और आता है ना, आपको P ब्लॉक के तत्व दे देगा, लेकिन दो किसी और समूह के, दो किसी और समूह के। जब भी इस तरह का सवाल आए तो पहले उनको क्या है, आवर्त सारणी के क्रम के अनुसार लगा दो। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो पहले हमने आवर्त सारणी के अनुसार इनको व्यवस्थित कर दिया। अब आपको एक चीज पता है, सामान्य क्रम आपको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी। लेकिन ये P ब्लॉक दूसरा और तीसरा आवर्त है, तो इसमें ऐसे में भी जाने पे बढ़ेगी और ऐसे में भी बढ़ेगी। अगर ऐसे में भी बढ़ रही है, ऐसे में भी बढ़ रही है, तो अधिकतम किसकी होगी, क्लोरीन की, न्यूनतम किसकी हो गई, ऑक्सीजन की। और आपको हमारा नाम पता है, हमारा नाम है संजीव अग्निहोत्री। हमारे नाम के है ना प्रथम 3 जो लेटर है वो क्या है, SAN। और पूरी की पूरी जितनी भी यहां पर है ना हम आवर्ती गुण पढ़ते हैं, सारे के सारे आवर्ती गुण जो है वो S और N से चलेंगे। या तो आपको S बनाना होगा या N बनाना होगा। सामान्यतः क्या होता है, जितने भी आवर्ती गुण में S ही बनाना होता है, सिर्फ किसको छोड़ करके, इलेक्ट्रॉन बंधुता।
इसमें जब भी हमने कहा मिश्रित वाला केस आए, हमेशा आपको एन बनाना है। कहां से कहां बनाना है? अधिकतम से न्यूनतम की तरफ। तो सबसे पहले क्या आ गया? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या आ गया? सल्फर, फिर क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जब भी हमने कहा पी ब्लॉक में मिश्रित वाला केस आए, आप डायरेक्टली क्या बना दो? एन बना दो। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।